हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है कैप्साइड ब्लड इन द वाटर। अगर आप लोग सर्वाइवल मूवीज के फैन हैं तो ये मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि इस मूवी में देखेंगे हम 5 लोगों को जो कि समुद्र के बीचों बीच फंस जाते हैं एक छोटी सी लाइफ बोट पर, जहां इनके आसपास कई सारी शार्क्स हैं जो कि इनको मारकर किसी भी वक्त खा सकती हैं। अब दोस्तों ये सभी यहां से वापस जिंदा लौट पाते हैं या नहीं, इस बारे में आगे हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि समुद्र के बीचों बीच एक एयरबोट पलटी हुई है। इस एयरबोट के आसपास हम 5 लोगों को भी देखते हैं जो कि इसे सीधा करने की कोशिश कर रहे थे। ये सभी लोग बहुत डरे हुए होते हैं क्योंकि पानी के नीचे कई सारी शार्क्स इन पर हमला करने के लिए तैयार होती हैं। इसके बाद फिर दोस्तों सीन शिफ्ट होता है 2 दिन पहले का, जहां हम इन्हीं 5 लोगों को समुद्र के किनारे एक सेलिंग बोट पर देखते हैं। ये इस बोट के सहारे समुद्र में काफी आगे तक आ जाते हैं। इसके बाद फिर इनमें से एक जिसका नाम ब्रैड होता है, वो जब इस बोट के डेक पर खड़ा होता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे यहाँ बहुत जल्द एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अब इस बारे में ये अपने साथियों को भी बताता है, पर इनमें से जो मार्क नाम का आदमी होता है वो बुरी तरह से नशे की हालत में होता है। इसकी ये हालत देखकर जॉन नाम का आदमी इस पर बहुत गुस्सा करता है। ये कहता है कि बाहर मौसम का कुछ पता नहीं है और तुम यहाँ पर इस हालत में हो। इसके इतना सब कहने के बाद भी मार्क पर कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए ये इसे इसी हाल में छोड़कर यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता है, जहाँ बाकी के सभी लोग इस तूफान को देखकर बहुत डर जाते हैं। अब उधर कंट्रोल रूम वालों को जब इस बारे में पता चलता है कि इनकी तरफ एक नहीं बल्कि 2 बड़े तूफान इनकी तरफ आ रहे हैं, तो वो लोग तुरंत ही इनसे रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस आदमी को इन्होंने रेडियो की जिम्मेदारी सौंपी थी वो तो इस वक्त नशे की हालत में बेहोश पड़ा था। वो लोग काफी देर तक इनसे रेडियो पर कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद मार्क को होश आ जाता है जो कि इनका मैसेज सुन लेता है। मैसेज सुनने के बाद वो तुरंत डेक पर जाकर जॉन को इस बारे में बताता है। जॉन इसकी इस खबर से बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि इनकी शिप 2 तो क्या बल्कि 1 तूफान को भी नहीं झेल पाएगी। अब जॉन को लगता है कि इसे नीचे जाकर रेडियो से मदद मांगनी चाहिए। ये जब नीचे आकर उनसे रेडियो पर मदद मांगने ही वाला था कि तभी जो मैक्स नाम की लड़की इसके पीछे आ रही थी उसे इस शिप में रखे एक ओवन से पैर पर चोट लग जाती है। चोट लगते ही सभी लोग इसके पास आ जाते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद जब ब्रैड रेडियो से मदद मांगता है तो उसे वहाँ से खबर मिलती है कि अगले 3 घंटे के अंदर तुम्हारे आसपास से कुछ बड़े कंटेनर शिप गुजरेंगे। तब तक तुमको किसी भी तरह अपनी शिप को इस तूफान से बचाकर रखना होगा। यानी उनका मतलब ये होता है कि वो लोग अगले 3 घंटे तक इन तक कोई मदद नहीं भेज सकते। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये लोग इस तूफान में 3 घंटे तो क्या बल्कि आधा घंटा भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब जॉन डेक पर आकर बोट को इस तूफान से बचाने का पूरा प्रयास करता है, पर इसके थोड़ी ही देर बाद इसके सामने एक बहुत बड़ी लहर आती है जो कि इसे और इसकी बोट को पलटा कर रख देती है। ये सभी लोग अपने आप को बचाने के लिए पानी में इधर से उधर तैरने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ये सभी अपने सामने एक लाइफ बोट को देखते हैं जो कि इन्हीं की डूबे हुए शिप से किसी ने बाहर निकाली थी। ये सभी लोग उसे देखकर उसके पास चले जाते हैं, जहां जॉन इनको झूठी तसल्ली देता है कि कंट्रोल रूम वाले बहुत जल्द इन तक आ जाएंगे। इधर हम उन लोगों को देखते हैं जो कि लगातार इनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इन सभी चीजों का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जिस रेडियो से वो लोग इनसे संपर्क कर रहे थे वो तो इस वक्त इस बोट के साथ ही पानी में डूब चुका था। अब दोस्तों सीन प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाता है, जहां पर इनको पानी में पूरे 6 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इनके पास कोई मदद नहीं पहुंची। ये सभी लोग अभी तक इस लाइफ बोट पर इसलिए नहीं चढ़े होते क्योंकि ये लाइफ बोट एक साथ इन सबका वजन नहीं सह सकती। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि जिस लड़की के पैर पर चोट लगी थी उसके पैर से अब पानी के अंदर खून निकल रहा होता है। पानी में इसके खून की गंध आसपास की शार्क सूंघ लेती हैं और फिर जैसे ही वो इनके करीब आती है तो इनमें से एक आदमी को अपने पैर के नीचे कुछ महसूस होता है। इसके तुरंत बाद मैक्स को भी अपने नीचे कुछ ऐसा ही महसूस होता है। वो फिर जैसे ही पानी के नीचे देखती है तो उसे वहाँ पर एक शार्क नजर आती है। शार्क को देखकर तो सभी लोग बहुत डर जाते हैं और फिर एक एक करके सभी लोग इस लाइफ बोट के ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। इन सभी की जल्दबाजी की वजह से इनकी बोट पानी में ही पलट जाती है। अब ये लोग जैसे ही उसे सीधा करने की कोशिश करते हैं तो इनमें से एक जिसका नाम मार्क होता है वो डर के मारे इस पलटी हुई लाइफ बोट के ऊपर चढ़ जाता है। इसके इस बोट के ऊपर चढ़ते ही सभी लोग इसके ऊपर चीखने और चिल्लाने लग जाते हैं, क्योंकि इन सभी को भी शार्क के हमला करने से पहले इस बोट पर चढ़कर खुद की जान बचानी है। काफी देर के बाद ये सभी लोग मार्क को जबरदस्ती ही लाइफ बोट से नीचे खींचकर उसे सीधा कर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं।
इनके ऊपर चढ़ते ही वो शार्क इनकी लाइफ बोट को एक जोरदार टक्कर मारती है, जिससे कि जॉन पानी में गिर जाता है। उसके पानी में गिरते ही सभी लोग जॉन को शार्क का शिकार बनने से पहले ही उसे वापस से लाइफ बोट के ऊपर खींच लेते हैं। इसके बाद जॉन इन सभी को शांत रहने के लिए कहता है ताकि वो शार्क इनके शोर शराबे से इनकी तरफ अट्रैक्ट ना हो। जॉन की बात सुनकर सभी लोग थोड़ी देर तक शांत रहते हैं। इनके शांत रहते ही वो शार्क इनसे कहीं दूर चली जाती है। अब दोस्तों ऐसे करते करते इन सभी को यहाँ पर पूरे 14 घंटे बीत चुके होते हैं। इस वक्त जॉन इन सभी को एक बार फिर से तसल्ली दे रहा होता है कि अगले कुछ ही घंटों में हम लोग यहाँ से किसी आइलैंड तक जरूर पहुंच जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि इनको यहाँ पर पूरे 31 घंटे हो जाते हैं। आज के दिन जब जॉन मैक्स की चोट को देखता है तो इसे पता चलता है कि उस चोट की वजह से मैक्स की टांग सड़ रही है। अब अगर वो चोट जल्दी ठीक नहीं हुई तो उसका असर इसकी पूरी बॉडी पर हो जाएगा, जिससे इसकी जान भी जा सकती है। जॉन इसकी चोट को ठीक तो नहीं कर सकता, पर वो यहाँ पर मैक्स की टांग पर कसकर एक बेल्ट बांध देता है ताकि इस चोट का असर इसकी बॉडी पर ना हो सके। अब जब ये इस बेल्ट को बांध रहा होता है तो इससे मैक्स को बहुत दर्द होता है, जिससे वो चिल्लाने लग जाती है। इसे चिल्लाते देख मार्क को ये लगता है कि वो शार्क इसकी आवाज सुनकर एक बार फिर से इन पर हमला कर देगी, इसलिए वो जॉन के बेल्ट को उसके सामने ही पानी में फेंक देता है। उसकी इस हरकत से जॉन को इस पर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर इसका सर पानी में डालकर इसे डुबोने लग जाता है। इन दोनों की इस हरकत से वो शार्क इनकी तरफ आकर्षित होकर इनके पास आने लग जाती है। एक समय तक आते आते में ऐसा लगता है कि वो शार्क मार्क के सर को अपने दांतों में फंसा लेगी, लेकिन सही समय रहते ही ब्रैड जॉन और मार्क को ऊपर खींच लेता है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि मार्क जॉन पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि आज उसकी वजह से इसकी जान भी जा सकती थी। अब दोस्तों इसके अगले दिन जॉन को अपने सामने एक आइलैंड नजर आता है। उसे देखते ही उस तरफ जाने के लिए पानी में कूद जाता है। बाकी के सभी लोग इसे ऐसा करते हुए देख बहुत हैरान होते हैं क्योंकि दोस्तों इसके सामने कोई आइलैंड नहीं होता, ये बस इसका एक वहम होता है। थोड़ा आगे आकर जॉन को जब पता लगता है कि ये बस उसका एक वहम था तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि इसके उस लाइफ बोट तक जाने से पहले ही वो शार्क इसे मार कर खा जाती है। इसकी मौत से सभी लोग बहुत डर जाते हैं क्योंकि इन सभी की आंखों के सामने ही उस शार्क ने जॉन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब इसके अगले दिन तक इन लोगों की हालत खराब होने लग जाती है। ये लोग पिछले 81 घंटों से भूखे और प्यासे हैं। मार्क इस सिचुएशन को झेल नहीं पाता और वो शिप के ऊपर खड़ा होकर पानी में कूदने लग जाता है। दरअसल मार्क की दिमागी हालत खराब हो चुकी है। अगर जल्द ही इन तक कोई मदद नहीं पहुंची तो मार्क पूरी तरह से पागल भी हो सकता है। फिलहाल इसकी हालत देखकर ब्रैड और बाकी के लोग इसकी मदद करते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद जब ये शांत होता है तो ये अपने दोनों हाथों को फैलाकर बोट के किनारे पर लेट जाता है। जब ये इस तरह से लेटा होता है तो एक शार्क इस पर हमला करके इसे पानी के अंदर खींच लेती है। मार्क भी शार्क से बचने की पूरी कोशिश करता है पर वो शार्क इसे भी उन सभी के सामने मारकर खा जाती है। अब आज की रात ये सभी लोग इस लाइफ बोट पर बैठकर अपने साथियों को याद कर रहे होते हैं। अब मैक्स जिसके पैर पर चोट लगी होती है उसकी भी अब हालत धीरे धीरे खराब होने लग जाती है। ये यहाँ पर अब इन दोनों को बताती है कि मार्क एक बहुत अच्छा इंसान था। अगर उसे वो शार्क नहीं खाती तो हम एक दूसरे से शादी कर अपनी लाइफ को बेहतर बनाते। अब दोस्तों इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग टाइम का, जहाँ हम देखते हैं कि मैक्स भी अब तक मर चुकी होती है। इन दोनों को मैक्स की मौत का भी बहुत दुख होता है और ये लोग मजबूरन मैक्स की बॉडी को पानी में ही छोड़ देते हैं। पानी में एक शार्क मैक्स की बॉडी को समुद्र की गहराई में लेकर चली जाती है और फिर इधर हम देखते हैं कि रिसर्च टीम को भी अब तक इन लोगों का कुछ पता नहीं चल सका। अब इन दोनों को समुद्र में पूरे 109 घंटे बीत चुके हैं। फिलहाल काफी देर से इन दोनों ने उस शार्क को नहीं देखा। अब इनमें से जो लड़की होती है वो अपनी साथी से कहती है कि हमें अपनी बोट को उल्टा पलटकर उसमें से सारा गंदा खून साफ करना चाहिए। ये काम हमें उस शार्क के आने से पहले करना होगा क्योंकि अगर वो यहाँ पर आ जाती है तो वो हमें मारकर खा जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों जल्दी से अपनी बोट से नीचे उतरकर उसे पानी में उल्टा पलट देते हैं। खून साफ करने के बाद ये दोनों जल्दी से बोट को सीधा करके उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि आज का सारा दिन वेट करने के बाद भी इन तक कोई मदद नहीं पहुंच पाई। फिर इसके अगले दिन जब ये दोनों अपने जीने की उम्मीद छोड़कर इस बोट पर लेटे होते हैं तो तभी इनके सामने से एक बहुत बड़ा शिप गुजरता है। उस शिप को देखकर ये दोनों जल्दी से उठकर उनकी तरफ चिल्लाकर मदद मांगने लग जाते हैं। काफी देर तक इनको उस शिप में बैठे लोग नहीं देख पाते। इनको लगता है कि अगर जल्दी इन्होंने कुछ नहीं किया तो वो शिप इनके सामने से ही बिना इनकी मदद के यहाँ से चला जाएगा और ये दोनों ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि ये दोनों इस आखिरी मौके को भी गंवाएं। इसलिए ये अपनी बोट से नीचे पानी में कूदकर उस शिप की तरफ जाने लगते हैं ताकि ये किसी तरह अपने आप को बचा सकें। इसी दौरान दोस्तों शिप में बैठा एक शख्स इन दोनों को अपनी दूरबीन से देख लेता है जो कि इस शिप का कैप्टन होता है। कैप्टन इन दोनों को देखते ही शिप रुकवा देता है और फिर अपने वर्कर से कहकर इनकी तरफ रस्सियां फेंकवाता है जिसे पकड़कर ये लोग शिप के ऊपर चढ़ सकें। इनको लगता है कि अब इनकी जान बच चुकी है पर तभी ब्रैड देखता है कि उसके पीछे से बहुत तेजी से एक शार्क आ रही है। ये शार्क उस लड़की के काफी करीब होती है। ब्रैड इस लड़की को छोड़कर शिप के ऊपर चढ़ सकता था लेकिन ये ऐसा नहीं करता। ये जल्दी से वापस मुड़कर उस लड़की को बचाकर इन रस्सियों के सहारे ये दोनों शिप के ऊपर आ जाते हैं जिससे कि इन दोनों की जान जाते जाते बच जाती है। अब दोस्तों मूवी के एंड में हम इन दोनों की कुछ रियल फोटोज भी देखते हैं
हमें बताया जाता है कि इस घटना के बाद इनको पूरे 8 दिनों तक हॉस्पिटल में रखा जाता है, क्योंकि इन दोनों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। ये दोनों पिछले 131 घंटों से भूखे और प्यासे थे। फिर हम देखते हैं कि ब्रैड के साथ जो लड़की जिंदा बची थी उसकी डेथ 2012 में हो जाती है और उसने मरने से पहले अपने संघर्ष के बारे में 3 बुक्स लिखी थी। ब्रैड अभी भी जिंदा होता है और वो आज भी समुद्र में बोट्स को ले जाता रहता है। जिसके बाद ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।